हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इसी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि अभी हम सब प्रकाश का परावर्तन पढ़े, रिफ्लेक्शंस पढ़े थे। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो माध्यम को ले जाते हैं और दोनों माध्यम में क्या किया जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक प्रकाश की सूक्ष्म किरण चलाई जाती है और चलने के पश्चात देखा जाता है कि जो किरण है किस तरह व्यवहार करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे हम सब देख लें, यहाँ पर ये क्या किया गया, एक माध्यम को ले लिया जाए, ठीक, और ये मानते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा एक माध्यम हो गया। इसे यहाँ पर मान लेते हैं हम सब ये हवा है, ठीक, और ये मान लेते हैं हम सब क्या है, वाटर ले लेते हैं। ठीक, कहते हैं कि अगर इसको देखा जाए तो दो तरीके से, ठीक है, पानी को क्या करते हैं सब ऐसे से नोट कर देते हैं थोड़ा बहुत, जिससे हमें लगे कि ये माध्यम हमारा कौन सा है। माध्यम का मतलब होता है एक साइड से चले और दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए। ये इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें ठीक पानी में टकराती इस प्रकार, ठीक, तो जिस बिंदु पर टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, अपने मार्ग मतलब ये इनका वेग होता है और दिशा होता है, दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, वेग और दिशा। देखिए अब ध्यान देते हैं, जो ये प्रकाश की किरणें आ रही थी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है निर्वात में, निर्वात वायु को भी कहते हैं। ठीक, तो ये चल रही कितने वेग से, जब ये क्या करती है कि ये पानी में टकराती है, मतलब पानी में गिरती है किरण, तो इसका वेग क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि ये क्या था हमारा सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम। विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर हटे हुई चीज, और सघन का मतलब होता है पास पास सटे हुई चीज। तो पानी का क्या होता है, जो सटा हुआ भाग होता है, तो यहां से जो जाता है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे इस माध्यम में ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसका जो वेग होता है जब पानी में गिरता है तो वेग इसका इसके सापेक्ष कम हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा अपने माध्यम में विचलन हो जाता है, मतलब अपना माध्यम थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, ये वाला, ठीक, तो चेंज कर देता है तो क्या होता है, देखिए इसकी सबसे पहले तो वेग कम हो गई, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आना चाहिए। ठीक, ये वायु में आ रही थी, जो जल में गिरी, तो क्या होगा, जो इसका परावर्तन हो रहा था, ठीक है, जितना वेग से चल रही थी परावर्तन में, ठीक, तो वो क्या हो गया कि थोड़ा सा वेग इसका इसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष जल में कम हो गया। ठीक, और क्या की इसने वेग कम कर दी, दूसरी नंबर दिशा इसकी इस साइड में जानी चाहिए थी, दिशा इसकी थोड़ा सा उससे झुक गई, उसकी ओर से क्या हो गई, झुक गई। तो जो झुकने की और ये घटना जो होती है कि जब किसी पदार्थ को, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में जाती है निर्वात में और किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें पार होती हैं, तो अपने मार्ग से वो किरणें क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं, तथा अपना दिशा और वेग दोनों में क्या होती है, बदलाव होता है। तो जो ये घटना होती है, घटना हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए, अगर यहां पर एक क्या कर दिया जाए, एक अभिलंब खींच दिया जाए, एक क्या कर दिया जाए, अभिलंब कर दिया खींच दिया जाए, तो इसमें क्या होगी, जो ये किरण है ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण हो जाएगी, आने वाली आपतित किरण। और जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है उसे कहेंगे अपरावर्तित किरण। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपरावर्तित किरण। ठीक, तो जो कोण आता है वो कोण हमारा हो जाएगा आई, और जो कोण जगह है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोण आर। तो जो ये घटना होती है कि किसी एक माध्यम से जाना और दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलन होने की जो घटना होती है, इसी को क्या कहते हैं हम सब, प्रकाश का परावर्तन। आइए इसे हम सब लिख कर देखते हैं। चलिए देखते हैं हम डिफिनेशन। ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की जो ये घटना होती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें हम दो माध्यम बना दिए हैं, दो फिगर बना हुआ है, एक है विरल से सघन माध्यम, ठीक है, एक है हमारा विरल से सघन, और एक है हमारा सघन से
विरल माध्यम। अब इसमें होता क्या है कि जब इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे इस फिगर के समझाने के बाद बनाएंगे। तो पहले देखते हैं कि जब एक हम देखें हम माध्यम क्यों लिया जा रहा है। अपवर्तनांक क्या होता है कि जब हम कहीं जाते आते हैं तो देखते हैं कि पानी में जब खड़े होते हैं तो पैर हमारा जो होता है क्या होता है, जब पानी में पैर को अपने देखते हैं खड़ा करके तो पैर हमारा पानी में थोड़ा सा आगे की ओर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अभी ये क्या करते हैं, आप कांच का एक गिलासा ले लें और उसमें एक पेंसिल डालें, तो जब पेंसिल आप डालोगे और पानी उसमें डाल दें, भर दें आधा गिलासा वैसे रखें, तो देखोगे कि जो पेंसिल का पानी था, जैसे ये गिलासा हो गया इसमें पानी भरा हुआ है, तो जब पेंसिल इसमें रखा जाता है तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे रहता है, जबकि पेंसिल रहना ऐसे चाहिए, जबकि वो क्या करता है मोटा होकर थोड़ा सा आगे की ओर दिखाई देता है। तो क्या करता है, एक तो पहले आपका वायु में रखा है तो पेंसिल आधा वायु में रखा तो दूसरी तरीके से दिख रहा है, और जब पानी में रखा गया आधा पेंसिल को, मतलब एक माध्यम एक ही वस्तु हो उसको दो माध्यम के सापेक्ष क्या करना है, घटना कराना है। ठीक है, तो एक तो ऊपर हो गया, एक क्या हो गया नीचे हो गया, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है पोर्शन वो क्या होता है थोड़ा सा आगे की ओर उठा हमें दिखाई देता है ऊपर। ठीक, जो हमें क्या करता है आभास कराता है। ठीक है, कि ये प्रतिबिंब हमारा पैर का आगे की ओर बना है, जबकि वास्तविक क्या रहता है प्रतिबिंब जहां पैर रखते हैं वहीं पर पैर रहता है, लेकिन देखने में क्या होता है थोड़ा सा आगे की ओर होता है। तो आइए उसी को देखते हैं। देखिए एक क्या किया गया, एक माध्यम लिया गया, दो माध्यम, एक वायु को लिया गया, वायु के सापेक्ष में जल का माध्यम ले लिया गया। ठीक, और वायु को हम कहते हैं विरल। विरल का मतलब होता है वायु में हम किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं, सांस ले सकते हैं और सारी क्रियाएं होती हैं, और वाटर में ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं, ना तो ज्यादा सांस ले पाते हैं ना तो अपनी नंग आंखों से पानी में देख पाते हैं। ठीक है, तो जब वायु में प्रकाश की कोई एक किरण लिया जाता है तो देखा जाता है कि प्रकाश की जब एक किरण वायु में ली जाती है, और इसका वेग जैसे कि बताया गया था कि 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करती है चलती, ये वायु में इसका प्रकाश का वेग होता है, और जब ये जल में प्रवेश करती है तो इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग की सापेक्ष, मतलब उसके साथ में उसकी जो वेग होती है थोड़ा सा क्या होता है कम हो जाता है। ठीक, तो जो थोड़ा सा कम होता है तो जो जहां प्रकाश की किरण ऐसे चाहिए वो क्या करता है अपने मार्ग को वहां से विचलित कर देता है, और ये हमारा है अभिलंब। ये क्या हमारा अभिलंब है, जो क्या करता है अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, कौन सी किरण आती है वायु से जब आती है, ठीक है, तो हमारी क्या होती है आपतित किरण। तो जब आपतित किरण किसी वायु या निर्वात या किसी एक माध्यम से, ऐसे बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरणें निर्वात में चलकर किसी सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो एक घटना होती है इसी घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण हमारी क्या हो जाएगी आई हो जाएगी। ठीक है, परावर्तित किरण अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण हमारी क्या हो जाएगी आर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या, ये हमारा वायु हो गया, ये हमारा जल हो गया। तो जब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है तो क्या होता है कि एक माध्यम पे जाने पर दूसरे माध्यम में क्या होती है उसकी अपने मार्ग से विचलित, वो किरण की ओर विचलित होती है। ठीक है, तो क्या करता है अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो जो ऐसी घटना होती है इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं दूसरे पे। इसको क्या किया गया है कि इसको सघन माध्यम से विरल में किया गया है। इसको क्या किया गया था विरल से सघन किया गया था, इसको क्या किया जा रहा है सघन से विरल में किया जा रहा है। अब देखिए इसका क्या कार्य हो रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, दो माध्यम होगा, जब प्रकाश का हमें क्या कराना रहेगा अपवर्तन कराना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब सरल से विरल में सरल से सघन में आएंगे तो वो क्या करें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब क्या करती है सघन से विरल की ओर आती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक, यही दो बात ध्यान रखने लायक थी कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये सघन, मतलब इसे इसमें डाला गया कांच का एक गिलास लिया गया जब उसमें से प्रकाश की किरण पार कराया गया आर पार, तो नीचे की ओर देखा गया क्या हो रहा है वो थोड़ी दूर होकर हटके चल रही है। तो दूर से जो हटके चल रही है तो जैसी घटना है इसी घटना को क्या कह रहे हैं हम सब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कर रहा है कि अपने मार्ग से क्या हो जाना विचलन हो जाना।
ठीक है। तो अपने मार्ग से विचलन हो जाने की जो घटना होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। तो क्या करती है, जब सघन से विरल में आएगी, सघन से विरल में आएगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब से कहां जा रही है, दूर हट जा रही है, जबकि इसकी वास्तविक प्रतिबिंब यहां बननी चाहिए। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यहां नहीं, यहां पर नहीं, मतलब अपने मार्ग से तो विचलित हो ही, लेकिन क्या कर रहा है कि अभिलंब की ओर से क्या कर रहा है, ये दूर हट रहा है। कब हट रहा है, जब सघन से विरल में आएगा तब। मतलब क्या करना है, कांच से जब वायु पार कराएंगे तो। इसमें क्या हो रहा है कि जब वायु मतलब विरल से सघन में आएगा, तो देखिए जब विरल से सघन में आएगा तो ये इस किरण, जो ये किरण है क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, उससे थोड़ी दूर बनना चाहिए। तो जो ऐसी घटना होती है, इसी घटना को क्या कहते हैं हम सब, प्रकाश का अपवर्तन। आप देखे होंगे कि जो ऊपर स्टार होते हैं वो भी चमचमाते रहते हैं, होती है, तो क्या करते हैं कि अपना स्थान क्या करते हैं, लगातार परावर्तन करता रहते हैं। तो परावर्तन करते ही रहते हैं, तो जो ऐसी परावर्तन करते हैं तो इसी परावर्तन के कारण तारे क्या करते हैं, रात में चमचमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं सघन और विरल माध्यम किसे कहते हैं, उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ते हैं। तो आइए चलते, अब देखते हैं हम सब क्या करते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते जान लेते हैं। तो जैसा कि विरल माध्यम में क्या कहा गया था कि प्रकाश की चाल क्या हो, ज्यादा हो, और जब प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम में जाती है तो कम हो जाती है, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम सब, विरल माध्यम है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाए, कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो उसी को हम सब क्या किए, लिखकर देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, तो वह हमारा क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई केवल प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, और सघन और विरल माध्यम। अब हम सब क्या करते हैं, अब इसके नियम पढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है। तो अपवर्तन के नियम के बारे में तो यह देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए मुख्यतः दो नियम है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो, किसी एक ही तल से मिलकर आए या जाए या बिंदु पर स्थित रहें। तो जो पहला नियम है क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे रहें। तो देखिए ये हमारा आपतित किरण हो गया, यहां से आया ये बिंदु पे, इसी बिंदु से जैसे ही आपतित किरण आता है दूसरे माध्यम में जाना स्टार्ट करता है, वहां से हमारा कौन सा किरण स्टार्ट हो जाता है, अपवर्तित किरण स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से देखो एक बिंदु यहां से यहीं से स्टार्ट होता है क्या, हमारा अपवर्तित किरण। और जो बीच में है, बीच में हमारा क्या है, अभिलंब। तीनों क्या एक ही तल में स्थित हैं, ठीक है, तीनों कहां, एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो पहला नियम तो ये है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या करता है कि जब प्रकाश से किसी एक ही रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक ही रंग, या पीला ले लें या लाल ले लें, कोई भी ले लें या श्वेत रंग ले लें, ठीक है, किसी एक भी बिंदु के लिए प्रकाश के अपवर्तित किरण की जो जा होती है तथा प्रकाश के आपतित किरण की जो जा होती है, इनके अनुपात को भी एक क्या कहते हैं, एक नेतांक होता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं हम सब, देखिए लिखा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है क्या होता है, नेतांक होता है, मतलब फिक्स होता है, ठीक है। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं, अर्थात मान लें कि हम सब क्या चीज, आपतन कोण को क्या करते हैं, आई मान लेते हैं, ठीक, तथा अपवर्तन कोण को क्या मान लें हम सब, अपवर्तन कोण को आर मान लेते हैं। यदि इनको आपतन कोण अपवर्तन कोण को आर आई के रूप में निरूपित कर दें तो इनका जो नेतांक मिलेगा हमें, इनका जो नेतांक मिलेगा
ठीक, अब इस नेतांक को हम दो तरीके से डिपेंड कर सकते हैं। कैसे कैसे? कभी कभी कहीं कहीं तो लिखा रहता है, हम सब क्या लिखते हैं, n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। या n को क्या कर दिया गया, एक नेतांक मान लिया गया, अपवर्तनांक नेतांक भी नहीं कहते हैं। या कहीं कहीं लिखा रहता है f भी लिखा रहता है, ठीक है। तो n और f दोनों की वजह से होते हैं, तो जिसे आप चाहें उसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसका नेतांक ये हो जाएगा, नेतांक बराबर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या करता है, एक नेतांक होता है। अर्थात हम ऐसे कहते हैं कि साइन, ये हमारा आपतन कोण साइन आई बटा साइन आर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के अनुपात को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम है। और जो ये नियम है इसे कहते हैं समीकरण एक। तो ये जो समीकरण एक है, तो इसे कह देंगे कि हम ये स्नेल के नियम भी कहते हैं, के नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये अनुपात के हमारा जो मान दिया है, इस अनुपात को क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो जो साइन आई बटा साइन आर है, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें दो चीज हमें देखना है। एक तो क्या कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं हम सब अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक में बताएंगे कैसे कैसे डिनोट होता है, n f या म्यू से भी डिनोट होता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी बुक में दी हुई है, f जो दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत पुरानी बुक में दिया है। अब इस बुक में मतलब अब तक लगभग f का कोई नामो निशान नहीं है, तो खाली n या म्यू को ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपवर्तनांक कहते हैं क्या है, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब यदि हम बोला जाए कि अपवर्तनांक क्या है केवल, ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई माध्यम केवल निर्वात में क्या करे, एक अपवर्तनांक करे, जब कोई एक प्रकाश की किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण, ठीक है, केवल क्या करे, प्रकाश में अपवर्तनांक करे, ठीक है, और उसके सापेक्ष कोई भी अन्य वस्तु ले लिया जाए, ठीक है। जब कोई अन्य वस्तु ले ली जाती है तो क्या होता है, तब प्रकाश की अपवर्तन कोण तथा की जा, अपवर्तन कोण की जा तथा आपतित कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि हम क्या करें कि सापेक्ष अपवर्तनांक करें, तो क्या करें, जब एक माध्यम यदि हम क्या करें, जल लें और दूसरे माध्यम में क्या करें कि दूसरे माध्यम में उसके सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का चुनाव करें। जैसे पहले माध्यम में हम क्या ले, जल ले, तो दूसरे माध्यम में कांच ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं। तो जो ऐसी घटना होती है तो उसे हम क्या करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम को लो वायु हो गया, दूसरे माध्यम को जल ले ले, तो एक माध्यम को वायु, दूसरे माध्यम में जल, तो इनके सापेक्ष, तो जो ऐसी घटना होती है इस घटना को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन मतलब निर्वात में या वायु हो सकता है या कोई और भी चीजें हो सकती हैं, से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे निरपेक्ष, सापेक्ष हम सब गत पढ़े, निरपेक्ष गत पढ़े। तो सापेक्ष गत क्या होता है कि सापेक्ष गत कि जब दो गाड़ी साथ में रेस करें लगातार, तो उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष गत कहते हैं। वहीं पर क्या हो जाए कि कोई निरपेक्ष में आए कि दो गाड़ी साथ में रहे, एक गाड़ी क्या विराम अवस्था में, एक गाड़ी गत करता रहे, तो उसे कहते हैं निरपेक्ष गत। बिल्कुल सेम कंडीशन इसमें भी इसी तरीके से लागू होता है, ठीक है। अब आते हैं सब सापेक्ष अपवर्तनांक, जब पहले माध्यम वायु के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो, तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखते हैं, पहला माध्यम मानते हैं वायु है, पहला माध्यम मान लेते हैं क्या है हमारा
पहला माध्यम मानते हैं हमारा वायु है, और वायु के माध्यम के स्थान पर कोई और माध्यम रखते हैं, इसके स्थान पे क्या रखते हैं हम सब, वाटर रखते हैं। ठीक है, तो ये वायु के पहले माध्यम के स्थान पर किसी दूसरे माध्यम का क्या हो जाए, आ जाए, और यहां पर मान लेते हैं इसे हम ग्लास, और ग्लास के स्थान पे हम क्या रखते हैं, वायु रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये मतलब इसको अगर डिनोट करना है नियतांक के ऊपर तो कैसे डिनोट करेंगे, हवा का सबसे पहले देखो पहला अक्षर ले लेंगे, एयर का पहला अक्षर, वाटर का पहला अक्षर, ग्लास का पहला अक्षर, एयर का पहला अक्षर। ठीक है, तो जो पहला पहला अक्षर होता है इससे डिनोट करेंगे हम सब क्या करेंगे, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को कैसे डिनोट करते हैं, यन से। मानते हैं हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। ये हमारा डिपेंड करेगा कब, न्यूमेरिकली हम लगाएंगे तब। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या चीज लिखें, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटा साइन आर। अर्थात मतलब क्या है कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा, कि ऐसे कोई बनाओ तो सबसे पहले क्या रखना है, विरल माध्यम हमारा जो ऊपर वाला माध्यम होगा, विरल माध्यम हमारा क्या होगा, हवा रहेगा। ठीक है, ये हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ये हिस्सा क्या रहेगा। ठीक है, और नीचे का माध्यम क्या होगा हमारा, पानी होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो इसलिए जब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो ये क्या करेगी, अपने माध्यम में ऐसे विचलित हो जाएगी, जबकि जाना इसको इस माध्यम में चाहिए, तो क्या कहेंगे, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसीलिए यहां तक चलेंगे। यदि हम देखें क्या करें कि अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल को संबंध देखें, प्रकाश की चाल के संबंध को देखें, तो प्रकाश की चाल की संबंध क्या हो जाएगी, अपवर्तनांक n इक्वल टू c बटा v, जहां पर c क्या है, c है वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, और जो v है, v क्या करेंगे हम सब, इसे हम माध्यम की चाल कह सकते हैं, माध्यम की चाल। अब माध्यम हमारा चाहे जैसा भी हो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश में। जबकि हम जानते हैं प्रकाश का जो चाल होता है 3.0 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो अब हमसे क्या करते हैं, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके हम सब न्यूमेरिकल को लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को हम सब। तो ये चलिए हम सब करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि कुछ पदार्थ हैं, उस पदार्थ के क्या करते हैं, अपवर्तनांक को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जिसके कारण वायु क्या होता है, वायु में प्रकाश तीव्र गति से चलता है। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, मतलब बहुत ज्यादा इसका अपवर्तनांक जो होता है बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल स्पीड से चलती है। उसके बाद बर्फ में देखिए 1.31 होता है। ठीक है, जल का क्या होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, बेंजीन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका होता है 1.50, हीरे का होता है 2.42। ठीक है, खनिज नमक का होता है 1.54, क्राउन कांच या कांच का 1.52 या कांच को 1.5 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा 1.5 भी लिखते हैं। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का होता है। ठीक है, सबसे कम वायु का होता है। अब आइए हम सब पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है वायु में प्रकाश की चाल। तो जो वायु में प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया है 3.0 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में प्रकाश की चाल अभी हम सब पढ़े थे, सबसे लास्ट में लिखा गया था आगे। तो वायु में प्रकाश की चाल बोला मतलब c। ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। और जल यहाँ जल मतलब माध्यम, ठीक जैसा बताया गया था। तो हमारा क्या अपवर्तनांक दिया हुआ, जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 4/3, मतलब n इक्वल टू दे दिया हमारा 4/3।
3 दे दिया अपर्तनांक, तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब v पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा? n बराबर c बटा v। इसमें से v निकालना, तो v को पहले इधर भेजते हैं, तो n गुणे v हो जाएगा बराबर c। तो यहां से v को रोक लेते हैं और n को इधर भेजेंगे तो c बटा b हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, c का दिया हुआ है v इक्वल टू c दिया हुआ है 3.0 गुणे 10 के पावर 8। ध्यान रखिएगा सवाल लगाते समय यूनिट को नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बटा v का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है, तो 4/3 हो गया, ठीक। अब ये क्या करेगा? ये ऊपर चला जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई होने के लिए, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? v इक्वल टू 3 लिखा 9/4। अब 4 को 9 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो 4 को 9 से क्या करेंगे? भाग, तो 4 दूनी 8, माइनस करें 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 दूनी फिर से 8 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। तो इतना हमारा क्या होगा? इसका जो अपर्तनांक आएगा, ठीक, 2.25, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से इसका चाल रहेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। आइए और सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए चलते हैं आप सब क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया है कांच का वायु के सापेक्ष अपर्तनांक 1.5। तो बोला पहले कांच, तो कांच को पहले लिखिए g, ग्लास, कांच, फिर कहा है कि सापेक्ष वायु, तो पहले सापेक्ष अपर्तनांक लगाते हैं, वायु लास्ट में, तो वायु पीछे से लिखेंगे। बराबर दिया है, अपर्तनांक कितना दिया है? 1.5, ठीक है। वायु का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक निकालना है, मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक बताना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, जब दो अपर्तनांक दे दे और एक ही दूसरे के विपरीत पूछे, एक दे दे इसी का उल्टा पूछ ले, तो हम सब करते क्या है, ऐसे लिखते हैं GN अपर्तनांक गुणे AN G अपर्तनांक बराबर एक अपर्तनांक के इक्वल दिखा देते हैं। फिर करते क्या है कि पूछता ही है तो इसको रोक लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा AN G, एक इधर गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारा? भाग में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/1.5। जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा हमारा? 0 जाएगा, मतलब AN G इक्वल टू 10/15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 15 और इसका, अब देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो एक 0 बढ़ाते हैं दशमलव लगाकर, ठीक है। 15 छक्का 90, फिर आया 10, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 आ गया। अब ऐसे क्या करेगा? 6 आएगा, तो हम मानते हैं कि जो 6 आता है कहीं दूर जाकर क्या आएगा? कहीं एक साथ आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे AN G इक्वल टू 0.66, या ऐसे भी लिखते हैं 0.67 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 0.67 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम सब आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वायु के सापेक्ष जल, तो पहले लिख देते हैं वायु के सापेक्ष जल, हो गया। फिर लिखा है तथा कांच, मतलब वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच, मतलब ग्लास हो गया, के अपर्तनांक क्रमशः दिया। तो पहले वायु के सापेक्ष जल का 4/3, फिर वायु के सापेक्ष कांच का 3/2। ये इसका क्या हो गया? अपर्तनांक हो गया। अब कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकालना है, तो जल हमारा क्या होगा? WN। तो जल के सापेक्ष किसका निकालना है? जल के सापेक्ष कांच का, तो ग्लास का, ये निकालना है, ठीक। दो अपर्तनांक दिए हुए हैं, तो हम कहेंगे इनको इस तरीके से, एक अपर्तनांक कहेंगे WNG इक्वल टू, अब यहाँ पर दो चीज ध्यान रखिए, जो अपर्तनांक हमारा क्या होगा? हल्का होगा। अब बताइए यहाँ पर ग्लास भारी है कि पानी? तो भारी क्या होता है? ग्लास से भारी होता है, तो जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर हो जाएगा। तो ANG हमारा क्या हो गया? ये ग्लास, वायु के सापेक्ष जब ग्लास का अपर्तनांक होगा तो कम होगा,
और वायु के सापेक्ष जब पानी का अपर्तनांक होगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे सापेक्ष अपर्तनांक हो जाएंगे। तो वायु पानी के सापेक्ष इसका अपर्तनांक निकालेंगे तो AmG का मान दिया है 3/2 बटा, ठीक है, पानी के सापेक्ष इसका अपर्तनांक दिया है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 गुणे 3/4। नीचे से ऊपर लाएंगे, उल्टा करके गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8। तो मतलब जो हमारा ये निकला है पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 9/8। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको जितने क्वेश्चंस और अपर्तनांक के बारे में बताया गया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।